नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अडानी का ड्रोन क्रैश कर गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर लेकर के हम इसलिए आए हैं क्योंकि अडानी का ड्रोन क्रैश कर गया, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि भारत की रक्षा प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, सवालिया निशान खड़ा हो गया है। क्योंकि जो ड्रोन क्रैश किया है, ये इसका पहला परीक्षण था और इस ड्रोन को भारतीय नौसेना ने पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। सवाल यह भी खड़ा होगा कि भारतीय नौसेना ने बिना परीक्षण के इस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कैसे कर लिया। भारत की सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने बिना किसी अनुभव के अडानी की कंपनी को इतना महत्वपूर्ण काम कैसे दिया जो भारत की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, उस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है, इसे डेवलप करने का काम दिया गया था अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को, लेकिन पहले ही परीक्षण में फेल। इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की मदद से, सहयोग से ये ड्रोन डेवलप किया जा रहा था। ये ड्रोन जो है, ये 70% जो दावा किया जा रहा है, 70% स्वदेशी होने का दावा किया जा रहा है। 36 घंटे उड़ान भरने की क्षमता, 450 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम। और टारगेट क्या था कि इस ड्रोन के नेवी में और आर्मी में शामिल होने के बाद, नेवी में तो बेड़े में शामिल हो चुका है, लेकिन आर्मी और नेवी दोनों के लिए था कि दोनों की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता, इन दोनों में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे समय में जब चीन लगातार भारतीय महासागरों में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, हर तरफ चीन के जो खुफिया या जासूसी नेवी की पनडुब्बियां हैं, नौसेना की पनडुब्बियां हैं, उनकी हरकतें हर जगह नजर आ रही हैं। इसको लेकर के श्रीलंका के साथ तो कई बार भारत आपत्ति दर्ज करवा चुका है। लेकिन अडानी का यह ड्रोन क्रैश करना सिर्फ अडानी पर सवाल नहीं है, भारत की पूरी डिफेंस के सिस्टम पर, रक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान पैदा हो गया है। यह महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दो साथी इस पे और विस्तार से कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या अडानी की वजह से भारत की रक्षा को भी ताक पर रख दिया गया है, सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया गया है। ये सब समझने के लिए हमारे दो साथी संतोष पाठक और अभिषेक कुमार दोनों जुड़े हुए हैं। मैं पहले संतोष पर, स्वागत है आप दोनों का, पहले संतोष के पास चलूंगा। संतोष, इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर के अडानी साहब बना रहे थे। अडानी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे निजी तौर पर यह नहीं पता है कि अडानी ने डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा काम किया हो, पहले कोई बड़ा अनुभव हो, लेकिन अडानी जी कंपनी बनाते हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। उनको इतना बड़ा काम दृष्टि 10 स्टार लाइनर बनाने का सौंप दिया जाता है। उस दौर में जब एक तरफ अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन, इसके सौदे पर हस्ताक्षर हो चुका है, लेकिन स्वदेश में विकसित करने वाले ड्रोन के नाम पर यह काम सौंपा जाता है। पहला ही ड्रोन ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त इसलिए कर रहा हूं, क्रैश होना, ध्वस्त होना बात एक ही है। ध्वस्त को कई लोग कहेंगे बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, यह ध्वस्त हो गया। ये क्या मोदी और अडानी की जुगलबंदी, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये जुगलबंदी अब देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया है, उससे भी समझौता कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आशीष जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए दुनिया के कई देशों की तरफ से ये आरोप लगाए जा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी अपनी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां वो लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं अपने करीबी मित्र और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के लिए। ठीक है, व्यापारिक चीजों के लिए अगर आप लॉबिंग करते हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मान लिया एक पल के लिए कि ठीक है, भारतीय उद्योगपति और बिजनेसमैन को आप आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब उनकी हद जो है, लालच की हद जो है, लालच की जो इंतहा इतनी बढ़ गई है कि अब देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। कैसे किया गया? जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया, अडानी डिफेंस का डिफेंस के सेक्टर में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जब भी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो सवाल उठेंगे। अगर सीधे सीधे अडानी डिफेंस की कंपनी को दे दिया जाता तो सवाल उठते। यहां पर क्या किया?
हमने इजराइल जैसे डिफेंस के सबसे बड़े साझेदार की साख को भी एक तरह से दांव पर लगाने का काम किया। आप देखिए क्या किया गया। अडानी को कहा गया कि अपनी एक कंपनी बनाओ। अडानी डिफेंस के नाम से उन्होंने एक कंपनी बनाई। इजराइल में जो कंपनी बनाती थी जिससे हम सीधा भी ले सकते थे, आप देखिए कैसे बिचौलिया लाया जा रहा है। याद कर लीजिए कि कृषि कानून लेके आ रहे थे, क्या कहा था कि बिचौलिया हटाना है। यहां देखिए, आप सीधे इजराइल से खरीदने की बजाय आपने अपने धन्ना सेठ की मदद करने के लिए कंपनी बनवा दी। फिर इजराइल को आपने फोर्स किया कि उस कंपनी के साथ, जो इजराइल की प्राइवेट कंपनी है, वो अडानी की कंपनी के साथ टाई अप करे। आपने स्वदेशी का नाम दिया, स्वदेशी का नारा दिया, स्वदेशी के नाम पे आपने उस डिफेंस डील को जायज ठहराने की कोशिश करी। और उसके बाद जब मैं ये तमाम बातें कह रहा हूं, कि आप ये भी बात याद रखिएगा कि इजराइल से पेगासस के आने को लेकर अब तक कई तरह की पहेली बनी हुई है, कई तरह के रहस्यमयी सवाल बने हुए हैं। डिफेंस के सेक्टर में अपने दोस्त को उतारना, गौतम अडानी को उतारना, अडानी डिफेंस नाम की कंपनी बनाकर उतारना, और उसके पहले ही परीक्षण में ड्रोन का ध्वस्त हो जाना। और देखिए किस तरह से सुरक्षा के साथ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चीज को भी आप समझिए। क्या किसी भी चीज की कमीशन किए बिना नौसेना या सेना का कोई भी हिस्सा है, क्या वो अपने आप से ट्रायल कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब एक तरफ तो आपने पेगासस वाला झोलझाल पैदा कर रखा है, दूसरी तरफ आपने अपने दोस्त को डिफेंस कंपनी बनाकर जबरदस्ती, मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि इजराइल की उस कंपनी को मजबूर किया। पिछले साल जून में एक खबर आई थी कि यूएई की एक कंपनी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दबाव डालकर मजबूर किया गया कि वो भी अडानी डिफेंस के साथ सौदा करे। ये तमाम खबरें अलग अलग पब्लिक डोमेन में है। जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो जिस तरह का भी सौदा करते हैं, उसमें गौतम अडानी के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब डिफेंस पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, और किस तरह से नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे चिंता सबसे ज्यादा जो है कि आप हमारे देश की रक्षा में लगे हुए सेना के अलग अलग अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या खबर निकल के सामने आ रही है, जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं। नौसेना के सूत्रों के हवाले से खबर छपवाई गई है। क्या छपवाई जा रही है? क्योंकि ध्वस्त तो हो गया, क्रैश तो हो गया, तो आपको जवाब देना है। तो जवाब देने से बचने के लिए क्या कहा जा रहा है कि नौसेना के सूत्रों ने बताया कि यह ड्रोन, जिसकी कीमत लगभग 140 करोड़ रुपए थी, और जो भारतीय नौसेना द्वारा खरीदे गए, देखिए शब्दों का इस्तेमाल, भारतीय नौसेना द्वारा खरीदे गए 2 ड्रोन में से एक था, को ऑपरेटर द्वारा एक आपातकालीन लैंडिंग के रूप में डिच किया गया, जो एक प्री एक्सेप्टेंस ट्रायल का हिस्सा था। और उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है कि ये जो है, इसका कोई वित्तीय नुकसान नौसेना को नहीं होगा, विक्रेता ने इसको वापस ले लिया है। आपने डिफेंस की डील के नाम पे नौसेना को एक ड्रोन दिया, 140 करोड़ रुपए का ड्रोन था। जब वो क्रैश हो गया, तो अब आप नौसेना से बयान दिलवा रहे हो, सूत्रों के हवाले से बयान दिलवा रहे हो कि नहीं, इस विक्रेता ने वापस ले लिया है और नौसेना को कोई उसका नुकसान नहीं होगा। क्या ये सिर्फ पैसे का नुकसान है? नहीं, ये नुकसान इंडियन नेवी की साख का है, ये भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का नुकसान है, ये भारतीय सेना का जो मनोबल है उसका नुकसान है। हम हिंदी फिल्मों में देखते थे, कई सारी फिल्में आई थी, शाहरुख खान की भी एक फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभिषेक जी बताएंगे, कि उसमें एक बागी हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो बंदूक दी जाती है वो एंड टाइम पर चलती नहीं है। यहां आप क्या दे रहे हो? मान लीजिए चीन से लड़ाई की नौबत आएगी, मान लीजिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान भले ही छोटा देश हो, लेकिन लड़ाई में तो आमने सामने की लड़ाई होती है ना। पता लगा हमारे देश के जो वीर जवान है या पायलट है, वो ड्रोन उड़ा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि चलो अब तो हमने चीन को सबक सिखा देंगे, चीन को हरा देंगे, और बीच में इस तरह का सिस्टम आ जाएगा। यहां तो आपके ट्रायल में ही फेल हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं खरीद लिया गया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नुकसान नहीं होगा, विक्रेता ने वापस ले लिया। वापस लेने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। यहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के बाद सीधे सीधे प्रधानमंत्री अपने धन्ना सेठ, अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए नौसेना यानी हमारे भारतीय सेना के अलग अलग अंगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात, जो मैं यूएई का जिक्र कर रहा था ना, उस कंपनी के साथ, ये जून की खबर है, ये पिछले साल की जून 2024 की खबर है, आज तक की खबर है, और बकायदा ये 12 जून 2024 यूएई की कंपनी के साथ, जो एज ग्रुप है, उसके साथ करार की खबर है। और ये कहा गया है कि दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय सेना के लिए ड्रोन और मिसाइल भी बनाएगी।
ड्रोन और मिसाइल भी बनाएगी। अब सोचिए कि मिसाइल हमने लड़ाई में दागा कि पाकिस्तान को या पीओके में आतंकवादी सेंटर को तबाह करके आना है, और वो कश्मीर के हमारे वाले हिस्से में गिर गया, तो हम क्या ये कहेंगे कि नहीं, विक्रेता ने वापस ले लिया है, हमने खरीदा नहीं था, आर्मी का कोई नुकसान नहीं हुआ? भारत की साख पर धब्बा लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी धन्ना सेठ ने धब्बा लगाया है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ। इससे बड़ा खिलवाड़ कभी भी किया नहीं गया है आशीष जी। ये बिल्कुल खिलवाड़ है। और मैं एक बात कहूं यहीं पर, जो मुझे पता है ना सफाई क्या क्या आ सकती है, तो एक एक सवाल तकनीकी के हस्तांतरण का पैदा कर सकते हैं तमाम अंधभक्त, लेकिन उसमें बड़ा साफ कर दूं, क्या डीआरडीओ की अभिषेक के पास मैं आऊंगा, अभिषेक आप गौर कीजिएगा, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। क्या ये समझौता ड्रोन बनाने का जब इजराइल से ही तकनीकी लेनी थी, एल्बिट सिस्टम्स के ही साथ काम करना था, तो डीआरडीओ को नहीं दिया जा सकता था? सरकार के पास तकनीकी अडानी के पास जाने के बजाय सरकार के पास तकनीकी आती है। अभिषेक, आशीष जी, अगर आपको डिफेंस को थोड़ा बहुत भी अगर सामान्य सी जानकारी भी हमारे दर्शकों को होगी तो उन्हें याद होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पहले के दौर में एक डिफेंस मिनिस्टर होता था, उसके नीचे 2 डिफेंस में एमओएस यानी राज्य मंत्री होते थे, और एक का नाम ही होता था रक्षा उत्पादन विभाग के राज्य मंत्री। एक के साथ रक्षा और एक के साथ डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन लगा होता था। एक बार सुरेश पचौरी भी नरसिम्हा राव के जमाने में, शायद या मनमोहन सिंह के जमाने में शुरुआती दौर में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री थे। तो डिफेंस प्रोडक्शन कितना बड़ा मुद्दा है इस देश में, पूरी दुनिया में आप देखें कई जगह प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन उनकी एक साख है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। भारत में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट का पहला बड़ा मसला कब सामने आता है? जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बजाय रफाल से जो समझौता हुआ, तो हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जगह अनिल अंबानी की नई कंपनी को दे दिया गया डिफेंस प्रोडक्शन का। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद जो शर्तें थी उस डील में, उसके लिए काम करने का, उस पर रिसर्च का, उस पर प्रोडक्शन का राइट किसे दिया गया? अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी को कौन सा एक्सपीरियंस है भाई डिफेंस प्रोडक्शन में? उनकी कंपनी जो है एडीएजी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उसके किसी भी सेक्शन में आप बता दीजिए कि कौन सा एक्सपीरियंस है। अडानी साहब को देखिए, आलू प्याज बेचने का एक्सपीरियंस है, पोर्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है। डिफेंस प्रोडक्शन का कौन सा एक्सपीरियंस है? ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है कि एक नई कंपनी, सत्ता के करीबी है और करीबी होना अलग बात है, उद्योगपति सत्ता के करीबी होने की कोशिश करते हैं, और करीबी होने की कोशिश में अगर किसी को निशाना बनाते हैं तो वही होता है जो सिर्फ 2 कंपनियों की ऑडिटिंग मनमोहन सिंह ने करा दी। क्या हुआ रामलिंगा राजू और सहारा का आप जानते हैं। लेकिन सत्ता के करीबी होने के कारण इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता, पहली बात। और कितना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, आप इसको इससे समझ लीजिए। बोफोर्स याद है आपको, कितना बावेला मचा था, और जब करगिल में बोफोर्स चलने लगी तो वहां आर्मी के लोग ही, वहां जो लोग लड़ रहे लोग थे, वो नारा लगा रहे थे राजीव गांधी जिंदाबाद। बोफोर्स चलाने के बाद, बोफोर्स जब वहां काम कर रही थी तब 99 में, उस घटना की 11-12 साल बाद बोफोर्स को लेकर क्या हुआ? एक बड़ी डील हुई, दुनिया की बड़ी तोप सोफमा और बोफोर्स में से एक को चुनना था, सरकार ने बोफोर्स को चुना। लेकिन बाद में, शुरू में तो उसका गोला भी आयात किया गया, बाद में डीआरडीओ ने अपने प्लांट में खुद ही गोले का, बोफोर्स के तोप के गोले का उत्पादन शुरू किया। अब आप ये बताइए, अडानी ग्रुप या कोई भी ग्रुप इस प्रोडक्शन में आकर क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती, जिसके पास हैवी इंडस्ट्री का अनुभव है, मसलन टाटा ग्रुप, वो 1907-8 के दौर से बस ट्रक बनाती है, उसको धीरे धीरे ग्रूम करते तो उसके पास एक्सपीरियंस था। जमशेदपुर में इतना बड़ा सेटअप है, आप देख सकते हैं कि क्या है। अशोक लेलैंड को देते तो कुछ लोगों को समझ में आता, लेकिन दिया किसे जा रहा था? दिया जा रहा है अडानी ग्रुप को। डिफेंस के मामले में आप हमें यह बताइए कि अडानी या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को भी अगर दिया जाता तो हम यही कहते कि उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्या चाइना और ताइवान में अडानी ग्रुप का साम्राज्य नहीं फैला है क्या? जिस देश के साथ आपके सामरिक रिश्ते बड़े ही नाजुक मोड़ पर खड़े हों, और वहां पर अडानी परिवार की कितनी गहरी पैठ है, ये हिंडनबर्ग वाले मामले में सामने आया है। आप देखिए, उस ग्रुप को आपने क्यों दिया? उस ग्रुप को इसमें इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है?
सबसे पहले उस ग्रुप की लॉयल्टी इस देश के प्रति कितनी है, ये जानना महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि टाटा ग्रुप का कोई बहुत बड़ा कोई प्लांट वहां चल रहा है या कोई व्यापारिक साझेदारी उस लेवल पर है चीन के साथ, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में तो सभी जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कहीं से कोई शक हो तो बताइए। और वो भी अभिषेक अभिषेक वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका काम ही है वो जो है खुफिया जानकारी जुटाना। वो प्रोडक्ट जो खुफिया जानकारी से जुड़ा हुआ है उसको ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया गया, ऐसे व्यक्ति की कंपनी के हाथ में दिया गया जो चीन के साथ, हमारे पड़ोसी मुल्क जिसको मुलायम सिंह यादव कहते थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है, पहला दुश्मन चीन है, उस सबसे बड़े दुश्मन के साथ जो व्यापारिक साझेदार व्यक्ति का निजी हित जुड़ा हुआ है उसकी कंपनी को हमारी खुफिया जानकारी जुटाने वाले प्रोडक्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ा गंभीर है। और मैं एक बात एक और इसमें तथ्य जोड़ दूं, अभी कुछ लोग और एक बात कहेंगे, मुझे पता है सवाल क्या क्या आएंगे, इसलिए उन सवालों को हम सोच रहे हैं कि पहले ही निपटा दिया जाए। सवाल करेंगे लोग मेक इन इंडिया, भाई इंडिया में बनाने के लिए नहीं, अगर हम प्राइवेट लोगों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को प्रमोट करेंगे तो भी आप लोग सवाल उठाओगे। आप लोग दोनों तरफ से सवाल उठाते हो, मोदी जी पर ही निशाना साधते हो। तो एक रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, संतोष गौर से सुनिएगा रिपोर्ट, ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मेक इन इंडिया, इसी मेक इन इंडिया से विश्वगुरु बनने जा रहे थे मोदी जी। मेक इन इंडिया से जुड़ी रिपोर्ट है। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2023 के बीच केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 1750 निविदाएं यानी टेंडर जारी किए। इसमें से 936 टेंडर मेक इन इंडिया नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। लिफ्ट, सीसीटीवी, मेडिकल उपकरण, कंप्यूटर में विदेशी ब्रांडों को प्राथमिकता देने के मामले सामने आए हैं। 40% जहां पर जो बना था, जब मेक इन इंडिया 2017 का नियम बना था तो उसमें यह था कि प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, इसके तहत था कि जो घरेलू उत्पाद होंगे मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट, उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन 40% टेंडर में इसका पालन नहीं हुआ और कंप्यूटर, लिफ्ट उपकरण, लिफ्ट, सीसीटीवी, चिकित्सा उपकरण, इन सब में विदेशी ब्रांडों को प्राथमिकता दी गई। सीसीटीवी, लिफ्ट, मेडिकल उपकरण, इन सब से इस देश की सुरक्षा को खतरा नहीं था। कंप्यूटर, इससे सुरक्षा को खतरा नहीं था, लेकिन वहां पर विदेशी ब्रांड को प्राथमिकता दी गई, मेक इन इंडिया को पीछे छोड़ दिया गया। वो सिर्फ नारों में, चुनावी मंच के लिए रह गया। ये मैं पूरा, ये जो पूरा दस्तावेज है इसका सिर्फ एक पोर्शन बताया हूं मैं। अब यहां पर कौन सा लॉजिक है मेक इन इंडिया का कि आप ही आइए, आप ही बनाइए, आप ही डिफेंस के लिए ड्रोन बनाइए, कल की तारीख में डिफेंस सेक्टर ही दे दीजिए आप अडानी को, कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अडानी को देते हैं, टेंडर जारी कर दो, अडानी को देते हैं। तीनों आर्मी जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना, आप तो कवर किए हैं संतोष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पता चले आगे गौतम अडानी है? पता लगे कि लड़ने से पहले ही फिर सरेंडर कर देगी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर गौतम अडानी साहब को बनाया गया। एक और चीज आशीष जी मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को, जो आपने मेक इन इंडिया की बात कही ना, अब देखिए किस तरह से खेल हो रहा है, या किस तरह से हम जो राजनीति में इस्तेमाल करते हैं खेला शब्द, यहाँ भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप मेक इन इंडिया कह रहे हैं। पहला सवाल तो अभिषेक जी ने बिल्कुल सही उठाया कि मेक इन इंडिया अगर करना ही था, अगर तकनीक ट्रांसफर की बात थी तो डीआरडीओ के पास जाना चाहिए था। हाँ। जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उस अडानी ने कंपनी बनाई डिफेंस के नाम से, आपने उनको दे दिया। दूसरी बात देखिए कि ये जो एल्बिट है, जो इजराइल की कंपनी है, इसे हर्मेस 900 के नाम से बनाती है और बेचती है। अडानी ने क्या किया, ले लिया, उसका नाम रख दिया दृष्टि 10। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मेक इन इंडिया नारा है, तो ये अब सेना में भी नारे लिया है। और आगे और भी दिलचस्प चीज है, अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि स्वदेशी सामग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि वो भी जांच का विषय है कि 60% से अधिक जो है वो स्वदेशी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पेलोड का जो सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है, वो इजरायली सिस्टम।
तो आप कौन सा मेक इन इंडिया कर रहे हो? और टेक्नोलॉजी अगर एक प्राइवेट कंपनी के पास आएगी, अडानी डिफेंस के पास आएगी, जिनके व्यापारिक हित दुनिया के ज्यादातर देशों में है, चीन के साथ तो है ही, अमेरिका में तो एफआईआर तक हो चुकी है। अमेरिका या कोई भी दुनिया का देश वो क्यों चाहेगा कि भारत जैसा एक विशाल लोकतांत्रिक देश जो है वो डिफेंस के सेक्टर में मजबूत हो? अमेरिका तो ये भी नहीं चाहता कि भारत फ्रांस से हथियार खरीदे, भारत इजराइल से हथियार खरीदे, वो तो चाहता है कि जो चाहो मुझसे ही खरीद लो। तो कल को क्या पूरा डिफेंस सिस्टम हम बिल्कुल ताक पे नहीं रख रहे हैं? भारत की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा खतरा तो नहीं पहुंचा रहे? मेक इन इंडिया के नारे की आड़ में जो आपने तथ्य बता दिए, दर्शकों की आंखें खुल जानी चाहिए। मेक इन इंडिया के नारे के आड़ में आपने भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। और जबकि आज ही के दिन आपके रक्षा मंत्री एक और जगह थे, राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि नहीं हम पीओके को ले लेंगे, पीओके के बिना हमारा जो भारत है, जो कश्मीर है वो अधूरा है, इस तरह से लेंगे। आप डिफेंस सेक्टर को चोट पहुंचा के, सेना नौसेना को चोट पहुंचा के, मिसाइल पता लगी उड़ने से पहले ही ध्वस्त हो गई, क्रैश हो गई। आपके डीआरडीओ, आपके जो वैज्ञानिक संस्थान है, आपकी जो सेना के अलग अलग अंग है, जो आपके रिसर्च के विंग है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो तमाम विंग है, क्या कर रहे हैं? या सभी के हाथ जो है वो मोदी जी ने बांध लिए हैं कि कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, कोई क्षमता नहीं देखी जाएगी, और एक के बाद एक दुनिया के देशों के, अलग अलग देशों के डिफेंस कंपनियों के साथ आप अडानी साहब का कॉन्ट्रैक्ट करवाते नजर आएंगे। और कोई क्यों करेगा? आप सोच के देखिए, एक आम आदमी सोच के देखिए कि इजराइल की प्राइवेट कंपनी, चलिए कोई भी देश का आम आदमी हो, अगर उसकी एक कंपनी है डिफेंस की, मान लीजिए वो ड्रोन बना रहा है, एक नया आदमी आएगा, कहेगा भाई मैंने एक कंपनी खोली है, रजिस्टर्ड करवा ली है, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। वो पूछेगा ना कि आपके पास अनुभव है कि नहीं? अनुभव नहीं है तो क्यों करेगा पार्टनरशिप? वो इसलिए करेगा कि कूटनीतिक रूप से दबाव डाला जा रहा है। वो दबाव कौन डाल सकता है? दबाव तो सरकार ही डाल सकती है, दबाव तो प्रधानमंत्री ही डाल सकते हैं। तो इस जो ड्रोन का जो क्रैश होना है, जो इसका ध्वस्त होना है, और इस सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चूक है, इसके जिम्मेदार आज की डेट में मैं कहूं, हालांकि उद्योगपतियों को इससे अलग नहीं रह सकते, लेकिन अडानी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, और सफाई उनको देनी चाहिए। ये उद्योगपति का तो काम है व्यापार करना, हो तो यत्र तत्र सर्वत्र जैसे चाहेगा व्यापार करेगा। अमेरिका में एफआईआर तक हो चुकी है, रिश्वत देना एक सगल बन चुका है। पैसा कहां से लाते हो, कहां डालते हो? 5G को लेकर भी अभी कई तरह के आरोप लगे हैं। 5G का उन्होंने लाइसेंस तो ले लिया, तब तक शुरू नहीं किया, जुर्माना दिया कुछ दिन पहले उन्होंने, उसमें भी नियमों में तोड़फोड़ के आगे बात हो रही है। तो ये तमाम सिस्टम को जकड़ के प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए रख दिया है। इससे बड़ा दुख का विषय, इससे बड़ा जो क्षोभ का विषय कुछ और नहीं हो सकता। पता नहीं देश की जनता क्यों नहीं सोच पा रही है, सोच पा रही है तो समझ क्यों नहीं पा रही है, या भक्ति की चाशनी में इतने डूब गए हैं कि सच उनको नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये हालत ये है, पता है क्या, कि देसी घी की जरूरत है 10 टन। अडानी जी देसी घी सप्लाई करो आप। अडानी ने कह भी दिया बाई चांस कि ना भैंस है ना गाय है, कोई बात नहीं, पहले भैंस ले लो, गाय खरीद लो, फिर दूध उससे निकलेगा, दूध जमा करना, फिर दही जमाना, घी निकालना। घी लेंगे अडानी से ही, घी अडानी घी का टेंडर दे दिए, उसके पास जिसने कभी जो है गाय और भैंस पाली नहीं, उसको घी का टेंडर दे दे रहे हैं। वो हालत है। नहीं आशीष जी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना पड़ूंगा। आशीष जी थोड़ा सा ऐड करूंगा, भैंस खरीदने की जरूरत नहीं है, दूध दुहने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार को कहेंगे कि भाई घी चाहिए 100 किलो, और अडानी कहे कि नहीं भैंस नहीं है, दूध नहीं, तो कह रहे रुक जा, 1 मिनट रुक जा, वहां से लाएंगे। अच्छा वो बिजनेसमैन है ना, कितने का बेचोगे? 500 रुपए का बेचते हो, ठीक है। अब वो कहेंगे कि अडानी साहब इससे खरीदिए 800 का और मुझे बेचिए 1000 का। हाँ, तो जो सीधे 500 का आ सकता था, वो अब वाया अडानी जो है वो 1000 रुपए का आएगा। ये हालत कर दी है अभी देश की। ये आपने ठीक कहा, मुझे करेक्ट किया आपने। ये बिल्कुल गाय भैंस खरीदने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा मान लिया कि संतोष पाठक की डेयरी है, तो पाठक डेयरी से खरीदो और घी तुम ही दोगे, बस अडानी जी का ही घी देश में खाया जाएगा। भले वो डेयरी हमारी हो, संतोष की हो, अभिषेक की हो, किसी की डेयरी होगी, डेयरी से, फला डेयरी से कर लो कॉन्ट्रैक्ट। आज कम से कम पता चला कि संतोष जी की भी डेयरी है हम लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा सुरक्षा का मसला है अभिषेक, बड़ा गंभीर इसलिए भी है कि आप देखिए, अभी बात राजनाथ सिंह की कर दी, निंदानाथ, वो निंदानाथ अब चेतावनीनाथ हो गए हैं। आज पीओके के प्रधानमंत्री को कड़ी चेतावनी दी है, आप देख लीजिए मीडिया उसमें पोर्टल्स पे सर्च मारिए, कड़ी चेतावनी दी है। अब तक कड़ी निंदा करते थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, रक्षा मंत्री हैं, हम मोदी की बात कर रहे हो तो उनको भी नहीं छोड़ सकते, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अडानी पर एक कड़ी टिप्पणी कर दें।
टिप्पणी, कड़ी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है राजनाथ सिंह के अंदर। मैं आज इस समय कह रहा हूं, आप हफ्ते 10 दिन इंतजार कर लीजिए, राजनाथ सिंह सफाई देने के लिए हो सकता है बतौर प्रवक्ता खड़े हो जाएं कि कैसे डिफेंड करें हम, लेकिन हिम्मत नहीं है कि आज पहला ड्रोन, बताइए आप, बेड़े में शामिल, मैं ये जब खबर देखा हूं कि बेड़े में शामिल कर लिया गया है और पहला परीक्षण क्रैश कर गया है। 145 करोड़ रुपए है एक ड्रोन की कीमत, 145 सीआर, 145 करोड़ रुपए। अब बताएंगे क्या? वही जो संतोष ने पहले ही कह दिया कि नहीं वो हमारा नुकसान नहीं, वो फलाने सह लेंगे। और जब फलाने का सब कुछ फ्री में ही है, फ्री में ही है, तो उनको क्या सहना है? मैं एक आखिरी सवाल, ये डिफेंस सिस्टम, डिफेंस अगर अडानी के हाथ में चला गया, मैं कह रहा हूं आप चलो फॉर्चून तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल सब ले लो आप, सरसों पीसो, धनिया पीसो, मिर्चा पीसो, लेकिन देश के डिफेंस को नहीं पीस दो, कुचल दो। डिफेंस को कैसे आप अगर दे दिए हैं, क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है सू मोटो ले सकता है ऐसे मामलों में कि भाई आप बताइए, नेवी और एयरफोर्स या आर्मी की बात है, यहां पर सरकार के अगर ऐसे फैसले हैं तो क्या नहीं लिया जा सकता? नहीं, बोफोर्स की आपने चर्चा की थी, आपने आशीष बोफोर्स की जी, चर्चा की थी, मैं इसको और ऐड कर दूं, आपने बोफोर्स की चर्चा की थी। बोफोर्स में जब रेडियो से लगा आरोप, उसके बाद वहीं से सरकार कांग्रेस के लिए वही कब्रगाह हो गया। राजीव गांधी का राजनीति का चैप्टर क्लोज होने लगा। लोग साहबानो कहते हैं, लेकिन असली बोफोर्स था। और वही बीपी सिंह बोफोर्स लेकर के पूरे देश में बोफोर्स का नारा लगा करके घूमे। अब उसके बाद राफेल, इस देश में मुद्दे कैसे गुम होते हैं? राफेल पर, बोफोर्स पर आपने तो सारा डाटा पढ़ा होगा, बोफोर्स का आज तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला, सारे मामले हवा में उड़ गए। और यहीं पर राफेल पर फ्रांस में मुकदमा चल रहा है, राफेल की रिश्वतखोरी पर फ्रांस में केस चल रहा है। दर्शकों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि कोई बताता दिखाता नहीं, केस चल रहा है। फ्रांस की तरफ से ऐसी भी रिपोर्ट आई कि उस केस को लेकर के भारत सरकार की तरफ से दबाव भी डाला गया है, ये भी रिपोर्ट है, दबाव डाला गया उस केस को लेकर के। लेकिन यहां पर कोई चर्चा नहीं, न सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने को तैयार है, न राफेल के भ्रष्टाचार पर, न ड्रोन के क्रैश पर। ये क्या, अब हम लोग मान लें कि हम लोग का भी बोलना व्यर्थ है? द एंड। आशीष जी देखिए, 100 बात की एक बात है, इसको सीधे इस तरह से समझिए। जो बात आप कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार, सबसे पहले इस देश में ऑडिटिंग खत्म कर दी गई। अभी कल परसों की ही बात है, दीपक शर्मा जी के चैनल पर बोल रहे थे, कल की ही बात है, यशवंत सिन्हा जी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, इस सरकार के मैक्सिमम प्रोजेक्ट क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि देश में कोई भी सरकार हो, राज्य हो या केंद्र हो, कोई भी योजना अगर शुरू करती है, कोई भी काम हाथ में लेती है, तो एक ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है। डिफेंस के मामले में जो ऑडिटिंग होती है उसको हाईली सीक्रेट रखा जाता है, वो सरकार में टॉप लेवल पे दिखाया जाता है, एक परंपरा होनी भी चाहिए। इस सरकार में ऑडिटिंग का मामला ही खत्म है। आपने कभी सुना कि विनोद राय की तरह कोई सीएजी आए और कोई आरोप लगा दे कुछ? यहां तो इनके साथ जो सेक्रेटरी थे उनको सीएजी बना दिया गया। ये हालत है। एलजी को उठा के सीएजी बना दिया गया। कश्मीर में जिनको एलजी बनाया गया, मुर्मू साहब को, उनको सीएजी बना दिया गया। तो जिस ढंग से अभी सिस्टम चल रहा है, ऑडिटिंग नहीं होगी तब तक लूप होल्स पता नहीं चलेंगे। और दुनिया के किसी भी देश के लिए वॉचडॉग कहा जाता है कैग को। क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है, आपने कभी सुना? आया किस पर कैग की रिपोर्ट सामने? नितिन गडकरी के मंत्रालय पर द्वारका एक्सप्रेसवे के मामले में, टनल के मामले में आया, क्योंकि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के पावर इक्वेशन में हाँ में हाँ मिलाने वाले में उनको शुमार नहीं किया जाता। आमतौर पर ऑडिटिंग नहीं हो रही है, ना तो इंटरनल ऑडिटिंग और न ही डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग नहीं होने का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि इस देश में इस तरह की चीजों पर लीपापोती करने के लिए एक पर्याप्त रास्ता, सुगम रास्ता मिल जाता है। आपने अडानी की बात की, मुद्दा इस देश में ना अडानी है ना अंबानी है, मुद्दा इस देश में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था है और सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम है। क्या उम्मीद करते हैं आप मौजूदा सरकार से? इस देश के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कह दिया था, जब चाइना से और चीन सीमा को लेकर के कौन कितना घुसा है या नहीं घुसा है इस पर सवाल हो रहा था, क्या कहा था? उनकी जीडीपी हमसे इतने गुना ज्यादा बढ़ी है। भाई आप लाचारी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हो गई है भारत के विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री की हालत। भाई विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय बहुत सेंसिटिव जगह है।
साउथ ब्लॉक के अंदर ये दोनों मंत्रालय काम करते हैं, उसी साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री का भी कार्यालय है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में डिफेंस को अपने हाल पर क्यों छोड़ा गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्यों बनाया गया था? तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन सेनाओं को आप पर्याप्त साधन नहीं देंगे, सेनाओं को आप बेस्ट इक्विपमेंट नहीं देंगे, फुल प्रूफ इक्विपमेंट नहीं देंगे, उसमें भी अडानी की घुसपैठ होगी, तो फिर क्या होगा? आप ये बताइए, -4 डिग्री में तो सामान्य तौर पर जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक हमारा सैनिक काम करता है। इस देश के नौजवान, इस देश के जवान जो सेना में भर्ती होते हैं, सियाचिन पर किस हालात में काम करते हैं? खून जम जाता है। कुछ इस तरह की दवाएं लेनी पड़ती है जो लॉन्ग टर्म में आदमी के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती। ड्रेस खराब हो जाते हैं और उनके लिए इस तरह का घटिया इक्विपमेंट और घटिया ड्रोन, मतलब इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतना हल्कापन तो मैंने कभी देखा नहीं था। और आज आपने बताया तब मुझे याद आया कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में पिछले 10 सालों में, और सही बात यह है कि एके एंटनी के बाद भाई रक्षा मंत्री का पद बहुत बड़ा पद माना जाता है इस देश में। रक्षा मंत्री का एक ग्लैमर ऐसा होता है, लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा विभाग है। संतोष जी जानते होंगे, आमतौर पर कई प्रधानमंत्रियों ने, आपको मैं बता दूं, कई प्रधानमंत्रियों ने इस देश में लंबे समय तक रक्षा मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि रक्षा मंत्री के पद के साथ जो ग्लैमर था वो पार्टी के अंदर सत्ता के सुप्रीमो को चैलेंज करता था। लंबे समय तक रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास रहा इसी वजह से। क्या औरा था जॉर्ज फर्नांडिस का रक्षा मंत्री के तौर पर? क्या औरा था शरद पवार का रक्षा मंत्री के तौर पर? वाईबी चौहान और जगजीवन राम का क्या औरा था? ये पूरे देश में देखा है जनाब। प्रणब मुखर्जी 2004 में जब सरकार बनी थी यूपीए की, पहली सरकार, तो रक्षा मंत्री बनाए गए थे। एके एंटनी रक्षा मंत्री थे। आज रक्षा मंत्री को किस तरह की स्थिति है? मतलब ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय में एक सेक्शन ऑफिसर बिठा दिया गया। और हकीकत में आपको बता दूं, होम मिनिस्ट्री की स्थिति भी वही है। लोगों को बाहर से लगता है कि शाह साहब के पास बहुत ताकत है, शाह साहब के पास पार्टी के मामले में कुछ जगहों पर ताकत दे दी गई है। उनको ताकत देने के लिए तो कृषि मंत्रालय का बंटवारा कर कोऑपरेटिव अलग से उनको दिया गया कि लो भाई यहाँ पे करीबी आदमी हो तो कुछ काम कर लो, थोड़ा सा उदारता बढ़ती जाएगी। कौन नहीं जानता कि इस देश में डोभाल साहब नाम के एक व्यक्ति हैं जो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन तीनों में समान रूप से उनका दखल है। वही सुप्रीमो है, वही प्रधानमंत्री की आंख, नाक और कान है। यही हकीकत है इस देश की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जब बिना अकाउंटेबिलिटी वाले व्यक्ति को, क्या अकाउंटेबिलिटी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद की? आप बता दीजिए कि क्या अकाउंटेबिलिटी है। मुझसे एक राज्य के रिटायर्ड डीजीपी ने एक दिन कहा था कि इस देश में एनएसए का पद क्रिएट किया जाना इस देश के संवैधानिक मान्यताओं के ऊपर एक गहरा आघात है, तो कहीं ना कहीं आप कैबिनेट को सुपरसीड करके ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं। भाई कैबिनेट में मंत्री बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा? उसकी जिम्मेदारियों पर तो कैबिनेट में एनएसए बुला लिए जाते हैं, या सीसीएस की जो मीटिंग होती है, जानते होंगे आप भी और संतोष जी भी, हमारे दर्शकों में भी बहुत लोग जानते होंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस देश में 3 सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी होती है जो सुपर कैबिनेट कही जाती है। सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स, और इन सबसे सुप्रीम मानी जाती है सीसीएस, जिसमें 4 मेंबर फिक्स होते हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री सीसीएस में। अब उस सीसीएस में डोभाल साहब भी बैठते हैं। अब सारी 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी अकेले वही ड्राफ्ट करेंगे, वही बताएंगे। तो भाई राजनाथ सिंह को भी हम दोष दें तो क्यों दें? इनका दोष सिर्फ इतना है कि जब आपके पास अधिकार नहीं है तो आप कैबिनेट में क्यों बने हुए हैं? क्या सिर्फ सुख सुविधा और लाल बत्ती वाली, लाल बत्ती कल्चर खत्म हो गया, बड़े बंगले में रहने के लिए आप बैठे हुए हैं कि कागजों पर लिखा जाता रहे रक्षा मंत्री? बिना ताकत का आपको कुछ बना दिया गया, आप बने हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इस देश की सुरक्षा के साथ और इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी आप इनजस्टिस कर रहे हैं। नहीं अभिषेक जी, संतोष भैया एक मिनट, आप डीआरडीओ चीफ को आज कितने लोग जानते हैं? लेकिन देखिए अब्दुल कलाम से लेके के कस्तूरी रंगन से लेके कितने लोग थे, लोगों की जुबान पर नाम याद होता था कि डीआरडीओ के चीफ कौन है। 12 बजे रात में अगर डीआरडीओ का चीफ प्रधानमंत्री को फोन कर दे तो फोन पर प्रधानमंत्री आ जाते थे, बुला लिया जाता था। प्रधानमंत्री को घर पे चाय पर इनवाइट कर ले तो 12 बजे रात में सारा काम छोड़ करके डीआरडीओ चीफ के पास पहुंचते थे। आज कितने लोग जानते हैं कि इस देश में
DRDO के कोई चीफ भी है। जी बिल्कुल, हाँ एक बात कहूंगा आशीष जी एक बात कहूंगा, जैसे अभिषेक जी ने कहा राजनाथ सिंह, देखिए आप जिक्र कर रहे थे वीपी सिंह को याद कर रहे थे, नाम में उनके भी सिंह लगा है, नाम में इनके भी सिंह लगा है। उन्होंने हालांकि दूसरी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मैं, आज की तारीख में जितने भी मंत्री मोदी सरकार में है, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो एमओएस हो, चाहे वो एमओएस इंडिपेंडेंट हो, लाल बत्ती जरूर खत्म हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियों का काफिला जिनके काफिले के साथ चलता है वो सिर्फ राजनाथ सिंह की है। दुर्भाग्य ये है कि राजनाथ सिंह को मैं ऐसे नेता के रूप में मानता हूं कि जहां जहां से वो ऊपर उठते चले गए, वहां वहां से वो पार्टी को खत्म करते चले गए। लेकिन अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहां वो जिस मंत्रालय में वो बैठे हैं वहां बैठ के वो हमारी सेना को ही कमजोर करने लग गए हैं। और आज इससे भी बड़ी हालत ये हो गई है कि आप राजनाथ सिंह के कई बयान उठाकर सुन लीजिए, सैन्य अधिकारियों के कई बयान उठाकर सुन लीजिए, ये तमाम लोग पिछले 1-1.5 सालों से 2 सालों से एक ही ट्रैक रिकॉर्ड बजाते हुए जा रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को लाना है, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना है तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है। प्राइवेट सेक्टर का खेल आज नजर आ गया है। उम्मीद तो करेंगे कि इनकी जुबान अब बंद हो जाए, लेकिन नहीं तो प्राइवेट सेक्टर, फिर अडानी का नाम शायद बदल गया होगा, अडानी का नाम शायद प्राइवेट सेक्टर, ये लोग हो सकता है घर का नाम प्राइवेट सेक्टर हो, अडानी का घर का नाम प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे लोग घर जब बात करते हो तो कहते हो प्राइवेट सेक्टर को देना है, डिफेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को देना है, बाकी जो है पोर्ट प्राइवेट सेक्टर को देना है। तो हो सकता है घर का नाम अडानी जी के, गौतम अडानी के घर का नाम प्राइवेट सेक्टर हो सकता है ऐसा। खैर ये मामला बड़ा गंभीर है। मुलायम सिंह यादव जैसे भी इतने रक्षा मंत्रियों का नाम लिया तो एक छूटा है, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, मुलायम सिंह यादव भी थे। आज भी सैनिकों के घर में याद किया जाता है मुलायम सिंह यादव का नाम, क्योंकि सीमा से घर पे आकर के अंतिम जो होता है ना, शरीर का शव आता है, पार्थिव शरीर, और अंतिम संस्कार हो जाए सम्मान के साथ, ये मुलायम सिंह यादव ने दिया था, ये व्यवस्था मुलायम सिंह यादव ने की थी। तो उनका भी, इस देश में तमाम रक्षा मंत्री हैं, सबके कुछ ना कुछ योगदान है, लेकिन आज का भी दौर है, हम लोग देख रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं, हम भी कड़ी निंदा ही कर सकते हैं। अब हम तो न वो कर सकते हैं, टेंडर कैंसिल कर सकते हैं, न ड्रोन बना सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर हम मिलेंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।